स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो समावता का नेक्स्ट लेक्चर आज हम देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने GI की बात करी थी कि भाई कौन सा कंपाउंड ज्यामिति समावता प्रदर्शित करेगा या कौन सा कंपाउंड ज्यामिति समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड ज्यामिति समावता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड ज्यामिति समावता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। तो ज्यामिति समावता में अपन ने बहुत सारे केस देख लिए कि भाई ज्यामिति समावता की शर्त क्या होती है ना। ये भी अपन ने समझ लिया कि कौन कौन से कंपाउंड GI प्रदर्शित कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। स्पाइरेन का केस अपन ने देखा, ठीक है, या इसके अलावा अपन ने जो डाईइन है या पॉलीइन है वो भी हमने देख लिए, कुमुलेटेड पॉलीइन है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक शायद मैंने बता दिया था या नहीं बताया था, वापस से देख लेते हैं एक बार। एक तो होते हैं एजो कंपाउंड्स। क्या होते हैं? एजो कंपाउंड्स, ठीक है। और एक अपने पास होते हैं भाई ऑक्साइम्स। दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनमें GI होती है या नहीं होती है ये चेक करेंगे। भाई एजो कंपाउंड किनको बोलते हैं? इस तरीके के जो कंपाउंड है ना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिनमें ये वाला बॉन्ड होता है उनको एजो कंपाउंड बोलते हैं। और एजो कंपाउंड हमेशा GI शो करते हैं। क्यों? होता क्या है कि GI में जो लोन पेयर होता है, मैंने कहा कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि प्रतिबंधित घूर्णन वाला जो परमाणु है उस परमाणु पर दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, दो समूह होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इस पर जो है वो आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ दो, A जोड़ दो, यहाँ पर A या B कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर दो चीजें होनी चाहिए, दोनों अलग अलग। तो इस पर एक लोन पेयर हो गया, एक A हो गया, दोनों अलग अलग। लोन पेयर को भी आपको एज ए ग्रुप, एक समूह की तरह ही ट्रीट करना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक लोन पेयर हो गया, एक A हो गया। तो ये दोनों भी अलग अलग हो गए और ये दोनों भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा। तो एजो कंपाउंड GI शो करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीम क्या होते हैं? तो भाई इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं RCH, इन कंपाउंड को ऑक्सीम बोलते हैं, ठीक है ना। ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है और नाइट्रोजन पर एक OH है, इनको ऑक्सीम बोलेंगे। तो ये भी GI शो कर सकते हैं। कैसे? कि भाई डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन है, ठीक है। और प्रतिबंधित घूर्णन आ गया तो अब प्रतिबंधित घूर्णन वाले परमाणु पर, एक परमाणु पर दो समूह होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन पर तो एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर होते हैं भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल आयतन कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, तो ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर और OH ये दोनों तो अलग अलग हो गए। इधर R और H ये भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ये वाला कंपाउंड GI शो करेगा। लेकिन आपको मैं ऐसा दे दूं जैसे RCR डबल बॉन्ड N और ये OH, ये वाला कंपाउंड GI शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। ये भी ऑक्सीम है, यानी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है ना। कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से जुड़ा है और एक नाइट्रोजन पर OH है, तो इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीम बोलेंगे, ठीक है ना। ये सारे कंपाउंड आपको दे सकता है कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा और इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से पहचान लोगे कि कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित कर सकता है और कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्लियर बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो हम वापस से इसको देखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीम और एजो कंपाउंड को वापस एक बार देखेंगे। तो अब ये है कि चलो भाई कि किसी कंपाउंड को कोई कंपाउंड GI प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो कैसे प्रदर्शित करेगा, उसके कितने समावयवी बनेंगे और उनका नाम क्या होगा। तो आज हम नेक्स्ट चीज जो देखने जा रहे हैं वो यही है, ज्यामिति समावयवियों का नामकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्यामिति समावयवियों का नामकरण, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें देखना जरा, नामकरण ज्यामिति समावयवी का 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला नामकरण का जो सिस्टम है वो है सिस ट्रांस नामकरण। भाई जैसे कोई कंपाउंड है,
अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप चेक करेंगे सबसे पहले इसमें क्या प्रतिबंधित घूर्णन है या नहीं है। तो भैया इसमें प्रतिबंधित घूर्णन तो है। किसकी वजह से है? डबल बॉन्ड की वजह से है। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से इसमें प्रतिबंधित घूर्णन है, ठीक है। फिर एक कार्बन पर जुड़े, इस कार्बन पर मतलब किसी एक कार्बन पर, प्रतिबंधित घूर्णन वाले कार्बन पर एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह आपस में अलग अलग, CH3 और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, CH3 और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है। एक समूह पर, एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, तो बिल्कुल इसमें दोनों अलग अलग है, तो जीआई शो करेगा। अब ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। अब अगर ये जीआई शो करेगा तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखना, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पर दो समूह जोड़ने और इस पर भी दो समूह जोड़ने, ठीक है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो एक तो हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। इस कार्बन पर भी एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो एक CH3 जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो एक तो इस कंपाउंड को ऐसे बना सकते हो। एक मेरी इच्छा हुई सर मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी बना सकता हूँ भाई कि CH3 और H और ये H। एक इस कंपाउंड को ऐसे बना दिया, एक इस कंपाउंड को ऐसे बना दिया। नाम में कोई फर्क नहीं है, ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है। नाम लिख के देख लो, IUPAC नाम लिखना आपको आता है। तो दोनों कंपाउंड 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, क्लियर बात। अब ध्यान से देखना कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर यहाँ है कि यहाँ परमाणु की व्यवस्था अलग अलग है, कि हाइड्रोजन दोनों एक ही तरफ है और यहाँ दोनों हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जीआई अगर प्रदर्शित कर सकता है तो ये दो केस संभव हो सकते हैं। अगर ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित कर सकता है तो इसमें ये दो संभव हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना कि ये दो संभव हो सकते हैं, तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं भाई। एक ऐसा कंपाउंड है और एक ऐसा कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड है, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें समान समूह एक ही तरफ हो, समान समूह एक तरफ हो, तो जैसे इसमें दोनों समान समूह एक तरफ है, ठीक है। तो जिसमें समान समूह एक ही तरफ होते हैं उसको बोलते हैं सिस, और जिसमें समान समूह विपरीत तरफ होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। इसमें समान समूह विपरीत तरफ है, इसमें समान समूह एक तरफ है। तो इसमें जो है इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, ये भी 2 ब्यूटीन है। अब दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है, दोनों को समझना है कि भाई मैं 2 ब्यूटीन बोलूं तो ये वाला बनाऊं कि ये वाला बनाऊं। तो इसके लिए क्या किया गया, जिसमें समान समूह एक ही दिशा में होते हैं उसको सिस बोल दिया गया। तो समान समूह एक ही तरफ है तो इसको बोल दिया सिस 2 ब्यूटीन, और जिसमें समान समूह विपरीत तरफ है उसको ट्रांस बोल दिया गया। तो ये वाला हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये सिस और ये ट्रांस, यानी ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा तो इसके दो रूप बनेंगे, एक को सिस बोलेंगे, एक को ट्रांस बोलेंगे। वो जिसमें समान समूह एक ही तरफ हो उसको सिस, जिसमें समान समूह विपरीत तरफ हो उसको ट्रांस बोलेंगे, क्लियर बात। अब इस तरीके के जो कंपाउंड है ना, तो इनमें अपन सिस और ट्रांस काम में ले सकते हैं। एक और कंपाउंड है भाई, इस तरीके का कोई कंपाउंड आपको दे दिया, इनमें भी सिस और ट्रांस काम में लिया जा सकता है, ठीक है। कम से कम क्या होना चाहिए, दो समूह समान होने चाहिए। जैसे ये दोनों अलग है, कोई बात नहीं, ये दोनों तो समान आ गए ना, तो समान समूह एक ही तरफ है तो इसको सिस बोलूंगा, ठीक है। और अगर इसी में आप इसको ऐसे बना दो, इसमें देखना समान समूह विपरीत तरफ है तो इसको क्या बोलूंगा, ट्रांस बोलूंगा, क्लियर है बात। जैसे एक तो ये आ गया, एक ही आ गया, ठीक है। तो इसमें दोनों समान समूह एक ही तरफ है तो ये सिस, और इसमें दोनों समान समूह विपरीत तरफ है तो ये ट्रांस, क्लियर है बात। लेकिन भाई अगर कंपाउंड आपको ऐसा दे दे, ठीक है, अब ऐसा दे दिया आपको कि चारों ही आपस में अलग अलग है, ये जीआई तो शो करेगा क्योंकि एक कार्बन पर जुड़े दोनों अलग अलग है, एक कार्बन पर जुड़े दोनों अलग अलग है। अब यहाँ चारों ही अलग अलग है तो कोई भी अपन बोल ही नहीं सकते कि समान समूह एक तरफ है या विपरीत तरफ। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैंने पूछ लिया क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन,
यहाँ जोड़ दिया आयोडीन, यहाँ जोड़ दिया फ्लोरीन, कि सिस बताओ ट्रांस बताओ, है ना। तो ये वाला जो है इसके लिए सिस और ट्रांस काम में नहीं ले सकते, यानी सिस और ट्रांस जो है वो या तो इस तरीके के कंपाउंड के लिए काम में लेंगे, ठीक है, या फिर इस तरीके के कंपाउंड के लिए भी सिस और ट्रांस काम में लिया जा सकता है। क्लियर है बात। तो ये है भाई अपने पास सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडा है सिस और ट्रांस का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिस और ट्रांस समझ में आ गया होगा। सिस और ट्रांस जिसमें चारों अलग अलग आ जाते हैं वहाँ सिस और ट्रांस काम में नहीं ले सकते, उसके लिए एक नया सिस्टम काम में लेते हैं जिसको बोलते EZ, ठीक है। तो पहला तो हो गया अपने पास सिस ट्रांस नामकरण। दूसरा मेथड नामकरण का, नामकरण के टोटल 3 मेथड है, एक तो सिस ट्रांस, एक होता है सिन और एंटी, एक होता है E और Z, ठीक है ना। तो तीनों हम पढ़ने वाले हैं। पहला सिस ट्रांस हो गया, दूसरा जो नामकरण का सिस्टम है वो है सिन और एंटी। देखें सिन एंटी नामकरण, ठीक है भैया। ये क्या है सिन और एंटी नामकरण जो है वो क्या होता है, इसको समझते हैं। भाई ये वाला नामकरण जो है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के लिए ही काम में आता है ना, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाएगा कि भाई जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो है उनके लिए काम में लिया जाता है। यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में जब GI होती है तो उनके लिए काम में लेते हैं। और नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो GI शो करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताया था, एक तो एजो कंपाउंड, एक जो ऑक्सीम है वो। तो पहले बात कर लेते हैं एजो कंपाउंड की, कि एजो कंपाउंड में सिन और एंटी कैसे काम में लेते हैं। यहाँ पर सिस और ट्रांस काम में नहीं लेते हैं, यहाँ सिस और ट्रांस की जगह सिन और एंटी काम में लेते हैं। तो एजो कंपाउंड, जैसे मान लो ये कोई एजो कंपाउंड आपको दे दिया, अब पहले पूछ लिया ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल GI शो करेगा। लोन पेयर है ना, कि दोनों, एक तो लोन पेयर एक A, दोनों अलग अलग है, लोन पेयर A दोनों अलग अलग है। तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। 2 तरीके से कैसे लिखूंगा, एक तो ये लिख सकते हो कि भाई दोनों लोन पेयर एक ही दिशा में है, दोनों लोन पेयर समान दिशा में है, ठीक है, या एक ही ओर है, ठीक है, दोनों लोन पेयर समान या एक ही ओर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये A है, ये यानी दोनों समूह समान है, ये समान या असमान कैसे भी हो सकते हैं, AB भी हो सकते हैं। तो आपको A और A से चेक नहीं करना, आपको लोन पेयर से चेक करना है, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है कि भाई दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, एक इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, यानी ये GI शो करेगा। इसके 2 फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 फॉर्म पॉसिबल है। यहां पर दोनों लोन पेयर क्या है, विपरीत ओर है, दोनों लोन पेयर विपरीत ओर है, ठीक है। तो भाई वो रूप जिसमें दोनों लोन पेयर एक ही ओर होते हैं उसको बोलते हैं सिन, उसके लिए सिन काम में आता है। और जिसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है उसमें, उसके लिए एंटी काम में आता है। तो सिन और एंटी, क्लियर है बात। तो ये वाला GI शो करेगा, एजो कंपाउंड है तो सिन और एंटी। अगर दोनों लोन पेयर समान दिशा में है तो सिन वर्ड काम में लेंगे, और दोनों लोन पेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके लिए एंटी वर्ड काम में लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं। तो सिन और एंटी नामकरण हो गए। एजो के बाद में जो अगला है अपने पास, वो है ऑक्साइम, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं, उनके लिए हम सिन और एंटी काम में लेते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑक्साइम। तो ऑक्साइम में कैसे हम सिन और एंटी चेक करेंगे। भाई ऑक्साइम 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम,
और एक होता है कीटोक्साइम। अब ये क्या होते हैं, तो ये समझने से पहले ऑक्साइम बनता कैसे है इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि भाई ऑक्साइम जो है वो बनता कैसे है। एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम को समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ऑक्साइम बनता कैसे है, जो समूह आता है वो कैसे बनता है। इसके लिए क्या करते हैं भाई, कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बोनिल CO ग्रुप होता है, उनको कार्बोनिल, जो CO ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम ही कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो जिनमें कार्बोनिल समूह होता है उनको कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। और ये वाला समूह या तो एल्डिहाइड में होता है या फिर कीटोन में होता है, ठीक है, या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में होता है, ठीक है। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल यौगिक बोलेंगे। आप कहोगे कि सर ये वाला तो इसमें भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, ये वाला तो एस्टर में भी होता है। नहीं, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरा एस्टर है, ठीक है ना, पूरा एस्टर है। ये एल्डिहाइड कीटोन में इतना ही होता है। एल्डिहाइड में बस यहाँ पर क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना, तो इनको ही अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑक्सिम कैसे बनते हैं, हम एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम समझने से पहले ये देख रहे हैं कि ऑक्सिम कैसे बनते हैं। तो इसके लिए देखना जरा कि जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक बोले तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, इनकी रिएक्शन आपको एक कंपाउंड के साथ करवानी होती है। और ये कंपाउंड कौन सा है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं NH2OH, ये कंपाउंड होता है। इसको बोलते हैं भाई हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो OH के लिए हाइड्रोक्सिल, NH2 के लिए एमाइन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। यानी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म अभी नहीं देखेंगे, रिएक्शन कैसे हुई ये भी नहीं देखेंगे, डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया था कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर कार्बन और नाइट्रोजन पर एक OH है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो ऑक्साइम का निर्माण साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ऑक्साइम जो है वो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने के बाद ऑक्साइम प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइम बनाने का तरीका है। अगर ऑक्साइम का निर्माण, अगर यहाँ एल्डिहाइड कीटोन दोनों ले सकते हैं, अगर एल्डिहाइड से ऑक्साइम बना रहे हो तो एल्डोक्सिम बोलते हैं, और कीटोन से बना रहे हो तो उसको क्या बोल देते हैं, कीटोक्सिम बोल देते हैं। एल्डिहाइड से बना रहे हो तो नाम क्या हो जाएगा, एल्डोक्सिम, और कीटोन से बना रहे हो तो कीटोक्सिम। क्लियर है बात। तो देखना, जैसे एल्डिहाइड से मैंने, ये मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है, या इसको जो है मैं कैसे भी लिख सकता हूं भाई, R ऐसे लिख, ये कोई एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये H2O बाहर, तो अपने पास RCH डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये क्या है, OH है, ठीक है। ये जो बनेगा इसको बोलेंगे एल्डोक्सिम, ठीक। अब एक तो ये वाला केस है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, या इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, एक मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। इन दोनों में अंतर क्या है कि एक में H और OH समान दिशा में है, H एंड OH एक ही ओर है या एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तब तो इसके लिए काम में लेते हैं भाई सिन। एल्डोक्सिम है, एल्डोक्सिम है तो H और OH यदि एक ही तरफ है तब तो काम में लेंगे क्या, सिन। और इसमें अगर H और OH अगर विपरीत ओर है, यदि H और OH विपरीत ओर है, विपरीत ओर है, तो इसके लिए हम काम में लेंगे एंटी, ठीक है। तो ये वाला तो एंटी होगा और ये वाला क्या होगा, सिन होगा, एक सिन एक एंटी। क्लियर है बात। तो ये चीज है भाई, एक तो सिन हो गया, एक क्या हो गया, एंटी हो गया। एक H और OH एक ही तरफ है तो सिन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटी। ये तो बात हुई कहाँ, एल्डोक्सिम। अगर कीटोक्सिम ले लो, अगर कीटोन से बनाओ भाई, कीटोन में दोनों तरफ क्या होता है, कार्बन, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन, तो अगर ये कीटोन से बनाओगे तो इसको कीटोक्सिम बोलेंगे। तो वहां सिन और एंटी कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं पहले, है ना।
देखें, कीटोक्सिम। भाई देखो कि यहां कैसे करेंगे, कीटोक्सिम में दोनों तरफ क्या होता है भाई, आर आर होता है। तो पहली चीज रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो अपने पास आर सी आर लोन पेयर और ये ओ एच। चेक करो ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, ये दोनों तो अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोनों कैसे आ गए, समान आर और आर आ गए, ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, है ना। तो कीटोक्सिम में जीआई प्रदर्शित हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक तो आर होना चाहिए, दूसरा आर डैश होना चाहिए, तो ये जीआई प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो कीटोन जो है वो दोनों तरफ असमित होना चाहिए, दोनों तरफ के आर जो जुड़े हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूं, एक तरफ CH3 ले लिया, एक तरफ C2H5 ले लिया, तो यहां पर एक तरफ आ जाएगा CH3, एक तरफ C2H5। ठीक है, ये वाला जीआई शो करेगा। अब जीआई शो करेगा तो इसके कितने बनेंगे, दो। एक तो ये कि इसमें C2H5 और OH एक ही तरफ है, और एक ये वाला बन सकता है कि जिसमें C2H5 और OH दोनों जो है वो क्या चले जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। ये दो बन सकते हैं। अब सिन और एंटी किसको बोलेंगे, तो भाई जैसे एल्डोक्सिम में रूल होता है कि भाई H और OH दोनों एक ही तरफ है, तब तो उसको सिन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी। यहां ऐसा कोई रूल नहीं होता है कीटोक्सिम में। कीटोक्सिम में सिन और एंटी बताने का कोई रूल नहीं होता है। आप जिसको चाहो उसको सिन बोल सकते हो और जिसको चाहो उसको एंटी बोल सकते हो। मैं अगर इसको सिन बोलता हूं तो इसको एंटी, ये वाला एंटी हो जाएगा अपने आप, और इसको अगर एंटी बोलता हूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। क्लियर बात। तो जैसे मान लो इसका नाम मैंने सिन बोलकर इसका नाम लिखा, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखना जरा, इथाइल, ये C2H5 इथाइल, नाम लिखना अपन पहले सीख चुके हैं, मिथाइल, और ये कीटोन, तो इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इसका नाम है, सामान्य नामकरण पढ़ चुके हैं ना। तो इसका नाम होगा, सिन मान के इसका नाम लिख रहे हो तो इसका नाम सिन इथाइल मिथाइल, और ये ऑक्सिम है तो इसको बोलूंगा कीटोक्सिम, कीटोन से बना है तो कीटोक्सिम, तो इसका नाम हो गया सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। और फिर एंटी मानकर इसका नाम लिखा तो इसका नाम हो गया एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। ठीक है, आपने इसका सिन मानकर नाम लिखा इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, तो उसका एंटी, वो एंटी हो गया तो उसको एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। अब मान लो आपने कहा कि नहीं सर इसका नाम आप एंटी मानकर भी लिखो, तो जब सिन मान के नाम लिखा तो इथाइल मिथाइल लिखा ना, तो अब जब एंटी मानकर लिखेंगे तो इनको आपस में एक्सचेंज कर दो, तो एंटी मानकर लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। और ऐसा ही इसके साथ कि भाई इसका नाम एंटी मानकर आपने लिखा क्या, इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, तो सिन मानकर लिखूंगा तो इनको चेंज कर दो, एंटी सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। अल्फाबेटिकली वगैरह नहीं देखना है ना, वर्ण वाला क्रम नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं होता कीटोन में। जब हम क्या करते हैं भाई, कीटोन में जब भी आपको सिन और एंटी चेक करना है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको सिन बोलेंगे इसको एंटी बोलेंगे। आप जिसको चाहो उसको सिन बोल सकते हो, जिसको चाहो उसको एंटी बोल सकते हो। एक को सिन बोल दिया तो दूसरा अपने आप एंटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है भाई अपने पास क्या, सिन और एंटी नामकरण। दो तरीके के कंपाउंड हो गए, एक तो एजो कंपाउंड में देख लिया, एक ऑक्सिम में देख लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो देखना जरा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, देखें। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि एसीटोन फॉर्म एल्डिहाइड तथा एसिटोफिनॉन युक्त एक मिश्रण की अभिक्रिया
हाइड्रोक्सिल एमीन के मिश्रण के हाइड्रोक्सिल एमीन के आधिक्य के साथ करवाई गई, ठीक है, तो प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, देखो जरा ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको इनके सूत्र आते हो। अगर सूत्र नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये हाइड्रोक्सिल एमीन तो मैंने बता ही दिया अभी। तो भाई तभी मैंने आपको बताया था कि नामकरण जो है ना, नामकरण बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों के तीनों नाम हमने सामान्य साधारण नामकरण में पढ़े हैं, ठीक है ना। जब IUPAC नाम लिखना सीखा था तो वहाँ पर पढ़ चुके हैं। एसीटोन किसको बोलते हैं भाई, CH3CO, CH3 को एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, HCOH, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और एसिटोफिनॉन किसको बोलते हैं, एक तरफ PH लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, तो इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं। ये तीन कंपाउंड है और ये इन तीनों का क्या है, अपने पास एक मिश्रण है और इस मिश्रण की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा रहे हैं। तो बोल रहा है कितने उत्पाद बनेंगे। चेक करते हैं, एक एक की रिएक्शन करवाते हैं। ये बिल्कुल अभी जैसे रिएक्शन अपन ने देखी थी ना, वही तरीका है। ये तो है एसीटोन, एसीटोन, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। और ये है अपने पास एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है। ये तीन कंपाउंड है, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो ये होता है भाई हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिल एमीन और ये है भाई रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है कि रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तीनों में से H2O बाहर हुआ, ये H2O, H2O और ये H2, क्योंकि मिश्रण है तो तीनों के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, H डबल बॉन्ड N और ये OH। और यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, PH CH3 और ये N और ये OH, ये कंपाउंड बनेंगे। अब चेक करो, ये वाला GI प्रदर्शित करेगा क्या, ये दोनों समान आ गए, GI नहीं दर्शाएगा, यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला दोनों समान आ गए, GI नहीं दर्शाएगा, यहाँ पर भी एक ही बनेगा। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग GI प्रदर्शित करेगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ये वाला भी तो बन सकता है, PHC और ये CH3N और ये OH। एक ये वाला बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन करवाऊंगा तो कोई भी बन सकता है। एक ये बन जाएगा CH3OH विपरीत दिशा में, CH3OH समान दिशा में। तो ये GI शो नहीं करता, ये भी नहीं करता, लेकिन ये करता है। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, लेकिन यहाँ इसमें दो बनेंगे। टोटल कितने प्रोडक्ट बने भाई, कुल बने 4 उत्पाद। तो अपना आंसर क्या है, 4 है। अगर इसकी जगह मान लो एसीटोन की जगह में कोई और कंपाउंड आपको डाइमिथाइल ये दे देता C2H5, तो इस केस में ये भी GI प्रदर्शित करता और ये GI प्रदर्शित करता। तो यहाँ पर भी कितने बन जाते, दो, दो यहाँ बन जाते, एक यहाँ बन जाता, दो, तो कितने हो जाते, 5। क्लियर है बात। तो भाई ये है अपने पास, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है कि कुल बनने वाले उत्पादों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है अपने पास, सिन और एंटी, ठीक है। पहला कौन सा, सिस ट्रांस, दूसरा है सिन और एंटी, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है अपने पास, ठीक है ना, वो है EZ नामकरण। अब EZ पढ़ने वाले अपन, देखना कि EZ क्या होता है। नोट कर ही लिया होगा आपने।
देखना ज़रा, तीसरा नामकरण है, तीसरा तरीका EZ नामकरण। कब काम में लेते हैं पहले ये समझ लो, ठीक है भाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि A और ये A, B और ये B, ये क्या हो गया, सिस, ठीक है, कि समान समूह समान तरफ है, या A B C B समान समूह समान तरफ है, तो ये भी कैसा हो गया, सिस हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जहाँ चारों जुड़े हुए समूह क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, जैसे इसमें चारों जुड़े हुए समूह क्या है, अलग अलग है, तो अब इसके लिए सिस और ट्रांस काम में नहीं ले सकते। तो जहाँ पर चारों जुड़े हुए समूह अगर अलग अलग आए, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनके लिए सिस और ट्रांस तो फेल हो गया अपना, तो इनके लिए ना सिन और एंटी भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सिन और एंटी कहाँ काम में लेते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए काम में लेते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, ऐसे कंपाउंड के लिए EZ नामकरण काम में लेते हैं। तो यहाँ हम काम में लेंगे भैया E और Z नामकरण सिस्टम, ठीक है। तो देखो जरा कि कैसे हमें EZ चेक करना है। तो जहाँ चारों समूह जुड़े हैं वो अगर अलग अलग आ जाए तो अपन EZ सिस्टम काम में लेंगे। यहाँ E जो है इसका मतलब होता है एंडजीजन, ठीक है ना, और Z जो है इसका मतलब होता है जूसामैन, ठीक है। तो ये दोनों जो है इनका मीनिंग जो है वो मैं बता देता हूं आपको। Z का मतलब है कि यदि अधिक वरीयता वाले समूह, अधिक वरीयता वाले समूह एक ही ओर हो, एक ही ओर हो, तो उसको Z बोलेंगे। वरीयता क्या होती है इसकी बात करेंगे। और इसका मतलब है यदि अधिक वरीयता वाले समूह विपरीत ओर हो, ठीक है कि भाई अधिक वरीयता वाले समूह अगर विपरीत तरफ है तब तो E काम में लेंगे, और कम ज़्यादा वरीयता वाले अगर एक ही तरफ है तो उसके लिए Z काम में लेंगे। अब ये वरीयता क्या है तो इसको समझते हैं। देखना ज़रा क्या करना होता है हमें कि भाई जो समूह जुड़े होते हैं ना, जैसे A, B, C और ये D, इन समूहों को वरीयता दी जाती है। और वरीयता जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, वरीयता देने के कुछ रूल होते हैं, उनकी बात अभी करेंगे। तो वरीयता कैसे देते हैं पहले ये समझ लो कि एक कार्बन पर जुड़े हुए इन दोनों समूहों को आपस में वरीयता देनी है, और एक कार्बन पर जुड़े हुए इन दोनों समूह को इन दोनों समूह को आपस में वरीयता देंगे और इनको आपस में वरीयता देंगे, ठीक है। आपको इन दोनों को वरीयता नहीं देनी है, अलग अलग कार्बन पर जुड़े समूहों को वरीयता नहीं देनी है, ना इन दोनों को। एक कार्बन पर जुड़े इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह को आपस में वरीयता देनी है, ठीक है। तो देखना जरा, इन दोनों को आपस में वरीयता देंगे तो कैसे वरीयता देंगे। मान लो वरीयता के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल लगा के मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, ठीक है। फिर वही रूल इन पर लगाए तो इसको 1 नंबर दिया, इनको 2 नंबर दिया। तो अगर समान वरीयता वाले या ज़्यादा वरीयता वाले 1 और 1 ये दोनों एक ही तरफ आते हैं तो इसके लिए अपन काम में लेंगे क्या, Z। और अगर ये दोनों मान लो विपरीत तरफ आ जाते तो इसके लिए काम में लेते E। तो अब सवाल ये है कि सर ये वरीयता कैसे देते हैं, तो वरीयता के रूल क्या है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखना जरा, वरीयता रूल, वरीयता के नियम, ठीक है। ये अपन को EZ नामकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस और ट्रांस या सिन और एंटी से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, EZ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखना जरा, वरीयता नियम, ठीक है, या इसको CIP रूल भी बोलते हैं, ठीक है। C का मतलब होता है कोहन, I का मतलब इनगोल्ड, और इसका मतलब होता है प्रिलॉग, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये रूल दिया था, तो इसको CIP रूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रूल क्या कहता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अधिक परमाणु क्रमांक वाले समूह को, अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को
अधिक वरीयता देते हैं। ठीक है, ये इसका पहला रूल है कि भाई जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको ज्यादा वरीयता देंगे। एग्जाम्पल के लिए भाई ये कंपाउंड है, एक तो ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। ठीक है, अब यहां मेरे को E और Z चेक करता है, कौन सा E है कौन सा Z है। तो वरीयता कैसे देंगे, अभी जैसे मैंने बताया था कि एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह को आपस में वरीयता, इन दोनों को आपस में वरीयता देंगे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, क्लोरीन का है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन में से ज्यादा परमाणु क्रमांक आयोडीन का है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो अपोजिट, तो समान तरफ आ रहे, ज्यादा वरीयता वाले जो है वो एक ही तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही तरफ आते हैं, तो ये वाला कैसा हो गया, ये वाला Z हो गया। यहाँ चेक करो तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से 1 नंबर क्लोरीन, 2 नंबर फ्लोरीन, 1 नंबर आयोडीन, 2 नंबर ब्रोमीन। तो यहाँ पर दोनों विपरीत तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला कैसा हो गया, E हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे वरीयता देते हैं। तो एक E हो गया, एक Z हो गया, कि ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज्यादा वरीयता देंगे। ये तो पहला रूल। दूसरा रूल ये है, ठीक है, यदि परमाणु क्रमांक समान आ जाए, समान हो, तो ज्यादा परमाणु भार वाले को, परमाणु भार वाले को ज्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, समस्थानिकों के केस में। ठीक है ना, तो यदि परमाणु क्रमांक समान हो तो ज्यादा परमाणु भार वाले को ज्यादा परमाणु भार वाले को ज्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, समस्थानिकों केस में। समस्थानिक क्या होता है भाई, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, उनको समस्थानिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, अब ये दे दिया। ठीक है, तो यहां मेरे को चेक करना है कि ये E होगा या Z होगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले यहां चेक करते हैं, यहां पर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। यहां कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उसको चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक नहीं करना है। जो परमाणु कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका परमाणु क्रमांक चेक करना है कि भाई यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन, यहां कार्बन से नाइट्रोजन। जो परमाणु कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको चेक करना है, तो यहां कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहां नाइट्रोजन, तो ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, ऑक्सीजन का है, तो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर। इन दोनों को आपस में वरीयता दे दी। अब यहां यह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, परमाणु क्रमांक इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन ये 1H1 होता है और ये 2 होता है। इसका परमाणु भार 2 होता है, इसका 1 होता है, तो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा। तो अधिक वरीयता वाले जो है वो विपरीत तरफ आ रहे, तो ये वाला कैसा होगा, E होगा। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है ना, कि भाई अगर परमाणु क्रमांक समान आ जाए तो कैसे चेक करना है, क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है वो अपना क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है, देखें ध्यान से। तो तीसरा पॉइंट है वो अपना ये है कि यदि प्रतिबंधित घूर्णन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ प्रथम परमाणु समान हो तो इससे अधिक परमाणु क्रमांक वाला अगला परमाणु देखते हैं। भाई अब इस लाइन का मतलब समझता है, ठीक है ना। मान लो कि कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, CH2 और ये OH, यहाँ पर आ गया भाई CH2
और ये CH3, ठीक है। यहाँ दे दिया भाई CH2 और ये OH, यहाँ दे दिया भाई CH2 और ये NH2, क्लियर है। तो अब यहाँ मेरे को चेक करना है कि ये डबल बॉन्ड का विन्यास E होगा या Z होगा, ठीक है। यहाँ चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को वरीयता देते हैं तो ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज़्यादा प्रायिकता देते हैं, ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो सबसे पहले इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला परमाणु यहाँ पर कौन आया, कार्बन, यहाँ पर भी कौन आ गया, कार्बन, समान आ गया। तो अगर समान आ जाए तो इससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक, आगे वाला चेक करो, समान आ जाए ना तो आगे वाला चेक करो। अब आगे वाला जो है वो इसके बाद में क्या है, कार्बन, इसके बाद में कार्बन और इसके बाद में भी क्या है, कार्बन, ठीक है, ये भी समान आ गया। और आगे वाला चेक करो तो इसके आगे और क्या जुड़ा है, OH, ऑक्सीजन, और इसके आगे और क्या जुड़ा है, इसके आगे तो केवल अब हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। तो अब यहां पर अंतर आ रहा है, तो कार्बन कार्बन समान, कार्बन कार्बन, जब तक समान आता है ना तब तक चलते जाओ, ठीक है। और जहां पर अलग आ गया वहां रुक जाओ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन का कम है, तो ऑक्सीजन वाले को 1 नंबर, हाइड्रोजन वाले को 2 नंबर। अब आप कहोगे सर सारे समान आ जाए तो तब तो जीआई शो करेगा ही नहीं ना। अगर सारे समान आ गए तो दोनों समान हो गए, इसका मतलब तब तो जीआई प्रदर्शित ही नहीं करेगा। यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, कार्बन, यहाँ पर भी सबसे पहले कार्बन, कार्बन के बाद में आगे कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सबसे पहले कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ अंतर आ गया, ज्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का, ये 2 नंबर। तो ज्यादा प्रायिकता वाले, ज्यादा वरीयता वाले दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड का विन्यास Z होगा। आप कहोगे सर इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है, हाइड्रोजन को नहीं चेक करना है, मैंने लिखा है ना कि भाई इससे ज्यादा परमाणु, यानी कोशिश ये करो कि कार्बन से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला कोई मिल जाए तो पहले उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये 3 रूल हो गए, 3 रूल हमने देख लिए कि यदि प्रतिबंधित घूर्णन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ प्रथम परमाणु समान आ जाए तो इससे आगे वाला चेक करो, आगे वाला भी समान आ जाए तो और चेक करो, उससे आगे भी समान आ जाए तो और आगे वाला चेक करो, क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट जो है वो अपने पास उसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब तो कुछ रह गया, केवल प्रैक्टिस की बात है। तो अपन मैं 2-3 एग्जाम्पल देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उनमें आपको चेक करना है कि भाई कौन सा E होगा, कौन सा Z होगा। बाकी 1-2 रूल और है तो उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो देखना, मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो आप चेक करेंगे कि भाई E होगा या Z होगा। ठीक है, चेक करें, देखिए इसको भी देखें। देखें जरा, इन तीनों में चेक करना है कि भाई कौन सा E होगा और कौन सा Z होगा। सबसे पहले इस पर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को प्रायिकता देते हैं आपस में। तो सबसे पहले इस कार्बन से कौन जुड़ा, कार्बन, नीचे वाले कार्बन से भी कार्बन, ठीक है। फिर इस कार्बन के आगे कौन आया, कार्बन, इस कार्बन के आगे कौन आया, फ्लोरीन। जहां अंतर आ गया वहीं रुक जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन आया, यहाँ फ्लोरीन आया, ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका, फ्लोरीन का, इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, कार्बन, नीचे भी कार्बन, फिर कार्बन के बाद में कार्बन, इधर भी कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद अगेन कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन। अंतर आ गया ऑक्सीजन पर, तो ज्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का, इसको 1 नंबर, ऊपर वाले को 2 नंबर। ज्यादा प्रायिकता वाले समान दिशा में है तो ये कैसा हो गया, ये Z हो गया, क्लियर है बात। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन नीचे क्या आया, कार्बन, यही अंतर आ गया तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, कार्बन कम होगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। यहाँ पर Br आया, यहाँ कौन आया, कार्बन, तो ज्यादा किसको, Br को, और ये कम आएगा तो ज्यादा प्रायिकता वाले एक ही तरफ है तो ये भी कैसा हो सकता है, Z, ठीक है, ये भी Z हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ कौन आया, आयोडीन आया, तो ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका, आयोडीन वाले का 1 नंबर, इसको 2 नंबर।
यहाँ चेक करते हैं कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर आया ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर आया कार्बन, ऑक्सीजन के बाद में आगे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के बाद में कौन आया, हाइड्रोजन। जब तक जो है वो डिफरेंट ना आए तब तक हमें चेक करना होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या आ गए भाई, अलग अलग आ गए, तो कार्बन वाले को 1 नंबर जाएगा, हाइड्रोजन वाले को 2 नंबर जाएगा, क्योंकि कार्बन परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा प्रायिकता देते हैं। तो इन दिस केस दोनों जो है वो ज़्यादा प्रायिकता वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैसा होगा, ये ई होगा। क्लियर है बात। तो भाई ऐसे हम क्या करते हैं, ई और जेड चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो 1-2 रूल और हैं, तो उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में जीआई को ख़त्म भी अपन कर लेंगे, जीआई फिनिश है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो संरूपण समावता और जीआई दोनों के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही टिक करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें कोई डाउट हो तो वो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें, जुड़े रहे सीएलसी के साथ, ठीक है ना। और इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।